हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एफआईआर दर्ज करवाने या लिखवाने का एकदम विस्तृत रूप से सही तरीका क्या है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और आपको अगर आप कभी आपके साथ कोई घटना कारित होती है, अगर आप उसकी एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी एफआईआर दर्ज करवाने में। फ्रेंड्स, एफआईआर उसी अपराध की लिखी जाती है जो कि कहीं ना कहीं किसी विधि के अधीन दंडनीय होती है, या जो कोई ऐसा कार्य या लोक होता है जो विधि के अधीन दंडनीय होता है। अपराध की परिभाषा सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 2N में परिभाषित किया गया है कि कोई कार्य या लोभ जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय है तो वह अपराध है। अब अपराध कितने प्रकार के होते हैं? अपराध होते हैं दो प्रकार के, एक होता है संज्ञेय, दूसरा होता है असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध वह होता है जो कहीं ना कहीं गंभीर प्रकृति का होता है, या जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। संज्ञेय अपराध भी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2C में परिभाषित किया गया है कि जो गंभीर प्रकृति के मामले होंगे, जैसे हत्या, बलात्कार, या कोई ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं लूट के दायरे में आता है, या हत्या का प्रयास का है, या आपका घर कोई जला देता है, तो ऐसे अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध हैं और ये संज्ञेय है और इनकी एफआईआर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 में दर्ज की जाएगी। दूसरा है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्के प्रकृति के होते हैं। जैसे मान लीजिए सामान्य मारपीट है कि आप कहीं जा रहे हो, कोई आपको एक थप्पड़ मार दे या कोई गाली दे दे, तो ये सब असंज्ञेय प्रकृति के अपराध होते हैं या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। और ये सीआरपीसी के सेक्शन 2L में परिभाषित हैं कि असंज्ञेय अपराध क्या है। तो जो संज्ञेय अपराध हैं इन्हीं की एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपके साथ कोई मारपीट करता है और आपको कोई सामान छीन लेता है, तो उस जगह पे क्या हो गया कि आपके साथ तो संज्ञेय अपराध भी हो गया और संज्ञेय हो गया। तो उस दशा में क्या होगा? तो उस दशा में संज्ञेय अपराध यानी एफआईआर ही दर्ज होगी और जो असंज्ञेय अपराध है वो इसी एफआईआर के में समाहित हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ एफआईआर दर्ज करने का सही तरीका क्या है या दर्ज करवाने का सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, एफआईआर दर्ज करवाने का सही तरीका ये है कि आपके साथ मान लीजिए कहीं कोई घटना कारित होती है, तो आप उसकी जो भी उसमें होता है कि मारपीट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस घटना का पूरा ब्यौरा रखेंगे। और एफआईआर कोई पीड़ित भी दर्ज करा सकता है स्वयं, या उसके परिवार का कोई सदस्य जैसे माता पिता भाई बहन कोई दर्ज करा सकता है, कोई रिश्तेदार दर्ज करवा सकता है, उनका कोई जो दूर का रिश्तेदार है वो भी लिखवा सकता है या वो भी इसकी सूचना दे सकता है। और इसके अलावा मान लीजिए कभी कोई अपरिचित व्यक्ति है तो वो भी चाहे तो एफआईआर दर्ज करवा सकता है किसी घटना की जो संज्ञेय अपराध है, अगर तो उसकी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ मामलों में प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी भी वादी बन के खुद ही कंप्लेंट बन के मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, कभी कभी ये देखा गया कि जो अभियुक्त होता है किसी मामले का, जो मुलजिम होता है, वो भी एफआईआर दर्ज करवा देता है। भाई इसलिए दर्ज करा देता है कि जैसे घटना करके वो भाग गया चुपचाप, अब वो सोचता है कि ऐसा ना हो इन्वेस्टिगेशन वगैरह में पता चलेगा मुकदमा तो लिखवाने पड़ेगा, तो खुद ही मुकदमा लिखवा देता है कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी और फिर कुछ ले दे के अपना मामला निपटा लेंगे। और मान लीजिए अक्सर ऐसे मामले देखे गए कि अपने जो खास रिश्तेदार वगैरह होते हैं उनकी संपत्ति हड़पने के लिए लोग खुद ही मुकदमा लिखवा देते हैं और फिर जांच वाँच में बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही कभार मामला खुल जाता है तो पता चलता है कि हम थे कंप्लेनेंट और हो गए अब क्या नाम है, अभियुक्त या मुलजिम। तो ये जो अपराध अपराधी जो मुकदमा लिखवाता है, ये कहीं ना कहीं एविडेंस एक्ट के सेक्शन 8 में कहा गया है कि हेतु तैयारी पूर्व और पश्चात का आचरण। आपने पहले ही तैयारी कर ली कि हाँ हम बचने का तरीका ये हमारा हो जाएगा कि हम मुकदमा लिखवा देंगे, हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, हम आराम से बच जाएंगे, मुकदमा लिखवा देंगे। तो ये चार चीज़ें होती हैं कि पहला तो यह है कि पीड़ित व्यक्ति स्वयं, दूसरा यह है उसके घर का कोई, परिवार का कोई या भाई बहन माता पिता में से कोई, या तीसरा यह है कि कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार या कोई भी अपरिचित व्यक्ति भी कंप्लेंट दर्ज एफआईआर दर्ज करा सकता है। चौथा ये है कि अभियुक्त भी दर्ज कराता है। और तीसरे में ही पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, ये भी कभी कभी कुछ मामलों में एफआईआर वगैरह दर्ज करवा देते हैं कि हाँ भाई ये घटना का वादी मुकदमा हम हैं। और अब इसके बाद आते हैं कि एफआईआर में क्या क्या समाहित होता है। तो एफआईआर में सबसे बड़ी चीज़ है कि घटना स्थल, आपके साथ कहाँ पर घटना घटित हुई वह बहुत महत्वपूर्ण है। घटना का समय और दिनांक ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप मान लीजिए कि एफआईआर जैसे आज घटना हमारे साथ आज हो रही है, एफआईआर हम सोचे 5 दिन बाद दर्ज कराएंगे
तो ये भाई कहीं ना कहीं फिर तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा। मान लीजिए आपका किसी ने पैसा छीन लिया, 5 दिन आप घर पे बैठे रहे, 6वें दिन पहुंचे पुलिस स्टेशन, अब कहे भैया कि दरोगा जी हमारी FIR लिखिए, तो दरोगा जी कह रहे हैं भाई 5 दिन तक कहाँ थे, तो वो आप कहोगे क्या कि हाँ 5 दिन तक हम काहे नहीं लिखाने आए। तो वो हो जाता है कि हाँ ऐसा तो नहीं आप कोई प्लान FIR लिखा रहे हैं, मतलब सोच समझ के साजिश कर रहे हैं, किसी को फंसाने की सोच रहे हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा सशंकित करता है, उसकी विश्वसनीयता थोड़ा सा कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो आप समय का बहुत ध्यान रखें कि मतलब विलम्ब से FIR दर्ज ना करवाएं, FIR समय से दर्ज करवाएं। और अगर आप FIR समय से दर्ज नहीं करवाते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि समय से FIR दर्ज कराई जाए। कुछ मामलों में जैसे मान लीजिए किसी की हत्या हो गई है, पता चला कि अब घर वाले उसके जानने के तो भैया बाहर गए हैं, किसी काम से 3 दिन बाद आएंगे, अब पता चला 3 दिन तक नहीं आए, तो फिर किसी से सूचना मिली या खुद ही खोजबीन करना शुरू किया तो पता चला कि अब उनकी तो कहीं एक किसी की लाश पड़ी पाई गई है। तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि हाँ भाई फिर चलो तो मतलब डिले FIR है तो वो भी स्वीकार की जाती है कि हाँ पता नहीं चला और हमें जानकारी नहीं मिली, तो वो स्वीकार है। और कभी कभी ये देखा गया कि बलात्कार वगैरह भी होता है, जो महिलाओं के साथ में बड़ा जघन्य अपराध है और बहुत गलत है ये, क्योंकि सोसाइटी में एक सभ्य समाज की ये पहचान नहीं है कि महिलाओं के साथ इस तरह के अपराध किए जाएं। तो अगर ऐसा अपराध महिलाओं के साथ में होता तो भाई बलात्कार वगैरह की FIR तो सडनली दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि बिना FIR दर्ज किए उस पीड़िता की मेडिकल नहीं होगी, और मेडिकल में जितने डिले होगा तो उसका मतलब जान लीजिए उसका सारा लाभ अभियुक्त को मिलना है, क्योंकि साक्ष्य में कुछ अइबे नहीं करेगा, पता चलेगा कि आप FIR दर्ज कराएंगे और मेडिकल में आएगा कि सीमेन वगैरह उसके बॉडी में स्पर्म पाया नहीं गया मेल का, तो फिर उसमें थोड़ा सा अभियुक्त को लाभ मिलने का चांस हो जाता है। तो इसलिए बलात्कार वगैरह की FIR सडनली दर्ज हो, पुलिस को कोशिश करना चाहिए कि उसकी मेडिकल भी पीड़िता की बड़ा सडनली करा लें कि 72 घंटे के अंदर घटना कारित होने के करवा लें, तो जांच रिपोर्ट वगैरह में आ जाएगा। नहीं तो फिर इंजरी वगैरह कभी कभार कुछ रह जाती हैं प्राइवेट पार्ट में, तो वो चीज़ें तो हो जाती हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं घटनास्थल में और जोड़ना चाहूँगा कि थोड़ा सा ये एक चीज़ होती है कि 0 FIR करके भी बड़ा एक टर्म प्रचलित है। तो घटनास्थल जो कहीं ना कहीं 0 FIR और घटनास्थल का बड़ा मतलब ये दोनों का एक बड़ा बढ़िया जोड़ है, गठजोड़ है कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी ट्रेन से आ रहे हैं और ट्रेन पे हम भोपाल में बैठे और हमारे साथ घटना हो जाती है, जैसे भोपाल से हम निकले वैसे हमारे साथ कोई हमारा पर्स छीन के भाग गया या कोई लूट हो गई या मान लीजिए कोई महिला वगैरह उसके साथ छेड़खानी हो गई या किसी के साथ और कोई अपराध हो जाए, हत्या कर दी जाए, और ट्रेन फिर मान लीजिए आके रुकती है झांसी में और अभियुक्त बीच रास्ते में चेक पुलिंग वुलिंग करके उतर गए, तब तो हम पहुँचे झांसी, तो हम खोजने लगे यहाँ पुलिस वालों को कि हाँ भाई राजकीय पुलिसकर्मी कहाँ है, रेलवे पुलिसकर्मी कहाँ है, हमारे साथ ऐसा हो गया तो आप FIR दर्ज कराएं। तो उस कंडीशन में या सिचुएशन में पुलिस आपकी FIR दर्ज करेगी, क्योंकि भले ही घटना कहीं ना कहीं अलग हुई हो, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ का जजमेंट है कि इसमें कहा गया कि जो भी संज्ञेय अपराध होगा उसकी FIR पुलिस अधिकारियों को दर्ज करना ही पड़ेगा, उसमें कोई टाल मटोल का रवैया नहीं अपनाया जाएगा। आप विवेचना में अगर कुछ तथ्य प्रकाश में आते हैं कि हाँ वो FIR गलत सिद्ध होती तो आप उसको विवेचना में लेके आइए, लेकिन FIR दर्ज करने से आप मना नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसे आप पहुँचे स्टेशन पे तो आप फिर क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप रुकेंगे, तो वहाँ जाएंगे थाने पे कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, FIR दर्ज कीजिए। तो FIR में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है केस क्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए कि अब ये 2021 चल रहा है, तो अब 21 में क्या होता है कि जब साल बदलता है तो पुलिस स्टेशन में मुकदमा नंबर 1 से शुरू होता है, फिर से 1 के बाद उस जो मुकदमा नंबर है उसका नंबर जैसे मान लीजिए कि 1/2021, 2/2021 ऐसे करके डाला जाएगा। तो पुलिस क्या करेगी, जैसे आपके साथ घटना स्थल तो कहीं अलग था तो नियमतः दर्ज तो वहाँ होना चाहिए, लेकिन अब भाई वहाँ तो दर्ज नहीं हो पाया तो यहाँ तो दर्ज किया जाएगा, तो मुकदमा दर्ज होगा लेकिन उसमें कोई केस क्राइम नंबर नहीं डाला जाएगा। सामान्य रूप में मुकदमे में केस क्राइम नंबर डाला जाता है। जैसे मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है तो 22/2021 मतलब 22 क्या हो गया आपका केस क्राइम नंबर हो गया, और 2021 क्या हो गया उस घटना का वर्ष हो गया, और हर थाने का एक अपना अलग अलग केस क्राइम नंबर होता है। तो जो FIR आपकी मतलब झांसी में दर्ज की जाएगी तो क्या होगा कि उसमें केस क्राइम नंबर नहीं पड़ेगा, और वो FIR दर्ज करने के बाद संबंधित जो भी पुलिस थाना होगा, रेलवे का पुलिस थाना होगा तो वो भोपाल में पड़ रहा है या मध्य प्रदेश में जहाँ भी होगा वहाँ स्थानांतरित कर दी जाएगी और उसकी इन्वेस्टिगेशन वहाँ की पुलिस करेगी। तो ये तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई कि घटना का स्थल, घटना का समय और दिनांक। अब आती है बात घटना के कारित करने वाले अभियुक्तों की। तो जो भी एक्यूज मान लीजिए कोई भी है और ऐसी घटना कारित करते हैं तो
तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो घटना कार्य करते हैं, अगर आप उनको जानते पहचानते हैं तो उनका नाम सहित आप लिखवाएंगे। यहाँ ये थे, इनके पास क्या हथियार थे, लाठी डंडे थे कि कोई बारूद गोला लेके आए थे, बंदूक लेके आए थे, किससे ये आए थे मारने के लिए या हमारा लूटने के लिए आए थे, तो मोटरसाइकिल से थे, कार से थे, जीप से थे, अकेले थे, 4 थे, 2 थे। मान लीजिए अगर जानते हैं तो नाम सहित दर्ज कराएंगे कि उनके पास हथियार क्या थे, गाड़ी थी, क्या था। और नहीं जानते हैं तो ये भी बताएंगे कि हाँ इनके पास कोई हथियार नहीं था या हथियार था, हम इनको नहीं पहचानते। ये 3 थे, अगर मान लीजिए लूट आपके साथ हो रही है और 3 लोग होते हैं तो वो लूट हो जाएगी। अगर 5 हो गए तो डकैती हो जाएगी और वो सबके सब अज्ञात हैं, तो फिर क्या होगा कि आप लिखाएंगे कि हाँ अज्ञात लोग थे और मोटरसाइकिल से सवार थे, 2 मोटरसाइकिल से सवार थे, कार से सवार थे, इनके पास रिवाल्वर था और चाकू था, ये हमें पैसा दिखा के और लूट के हमारा पैसा लेके भाग गए। चौथी चीज़ है कि साक्षी, किसी घटना का मान लीजिए कोई साक्षी हो तो बहुत बेहतर है, और नहीं है तो भी तो एफआईआर तो दर्ज होगी, वो विवेचना में प्रकाश में आएगा कि उस घटना को किसी ने देखा, सुना या जाना कि नहीं जाना। साक्षी के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि साक्षियों के लिए एविडेंस एक्ट में कहा गया है, सेक्शन 134 में 134 में, कि साक्षियों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। मतलब किसी घटना का देखने वाला या बताने वाला व्यक्ति एक भी साक्षी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो बोल नहीं सकता है, यानी इसे मूक साक्षी कहते हैं सेक्शन 119 एविडेंस एक्ट में, तो ऐसे साक्षी या गवाही की भी गवाह मान्य होगी और वह अपना साक्ष्य लिख कर देगा, या मान लीजिए इशारे से कहता कि इन्होंने फलाने इनको मार दिया है, तो उसका साक्ष्य भी मान्य होगा। इसके बाद आता है कि 118 सेक्शन में कहा गया कि साक्ष्य कौन दे सकेगा। तो साक्ष्य हर व्यक्ति दे सकता है जो सक्षम है, जो कहीं ना कहीं बोल सकता है, किसी चीज़ को समझ सकता है, बता सकता है, तो वो साक्ष्य देने के लिए सक्षम है। तो जो भी सक्षम व्यक्ति है बोलने में, जैसे मान लीजिए कोई अगर पागल भी है और वो अपना नाम बता ले रहा है, पता बता लेता है, पिताजी का नाम बताता है, ये बताता है कि हाँ हम कहाँ के रहने वाले हैं, और मान लीजिए जैसे किसी ने घटना की उसका नाम बता सकता है, उसको जानता पहचानता हो, तो उसकी भी गवाही स्वीकार्य होगी। सेक्शन 118 एविडेंस एक्ट में ये भी कहा गया कि पागल की भी गवाही मान्य, अगर वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है तो फ्रेंड्स ये 4 चीज़ें एफआईआर की बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या? एक तो ये नंबर 1 कि घटना का स्थल, घटना का समय एवं दिनांक, अभियुक्त की पहचान कि जो भी अभियुक्त रहे उनका नाम, पता, पिता का नाम, या कहाँ अज्ञात हो तो अज्ञात, और साथ साथ साक्षियों के लिए भी मतलब ये है कि उनका भी नाम, पता और जो कुछ भी और डिटेल्स हों उनकी। तो ये चीज़ें हो जाती हैं किसी संज्ञेय अपराध को दर्ज कराने के लिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और कि किसी घटना की 2 एफआईआर नहीं होगी। मान लीजिए जैसे हमारे घर में अगर मारपीट हो जाए, तो अब हमें कोई बाहर से आके मारता पीटता तो एक एफआईआर हम दर्ज करा दें, एक हमारा भाई भी दर्ज करा दे, पिताजी भी दर्ज करा दे, ऐसा नहीं होगा। एक घटना की एक ही एफआईआर होगी। अगर बाद में कोई एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो वो निरस्त मानी जाएगी, उसका कोई वजूद नहीं होगा। या उसकी कंप्लेंट भी 190 सीआरपीसी प्रावधान की कंप्लेंट भी मान लीजिए फाइल हो जाती है, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, देखेगा कि हाँ मुकदमे में भैया तो डबल मामला चल रहा है कि पुलिस भी विवेचना कर रही है और हम भी जाँच कर रहे हैं। तो फिर उस सिचुएशन में होगा क्या कि मजिस्ट्रेट जांच को रोक देगा और पुलिस की रिपोर्ट आने का इंतजार करेगा कि 173 सीआरपीसी में विवेचना की रिपोर्ट जब पुलिस आ जाएगी तो उसको मजिस्ट्रेट स्वीकार कर लेगा। तो फ्रेंड्स एक घटना की एक ही एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज होगी केवल, आप दूसरी दर्ज मत कराइएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं होगी। अब आते हैं आज के टाइम पर एक चीज़ और है, ऑनलाइन एफआईआर। तो ऑनलाइन एफआईआर जान लीजिए क्या है कि ऑनलाइन एफआईआर जैसे मान लीजिए कि एक थोड़ा सा ये प्रचलन में है कि ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन ऑनलाइन एफआईआर के कुछ सीमित मतलब उसकी कुछ सीमित है क्षेत्राधिकार है कि जैसे उसका एक ये है कि अभियुक्त जो है आप किसी को जानते पहचानते नहीं है, और मान लीजिए जैसे कभी कभार आपके मतलब बहुत कम ही लोग करते हैं। जैसे हमारा कोई मान लीजिए मोबाइल गिर गया तो अब क्या करेंगे, उसकी सूचना पुलिस को देंगे, क्योंकि मान लीजिए मोबाइल तो भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा बात की बात है कि सिम कार्ड हमें चाहिए। तो अगर उस सिम कार्ड का कोई उपयोग करता, कोई किसी गाली वाली दे दे मान लीजिए उस फ़ोन से, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी कि कहीं ना कहीं आप आरोपित हो जाएंगे। तो आप उसकी सूचना ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। थाने वाने पे जाने का लोग थोड़ा सा चक्कर नहीं पालते हैं, तो आसानी से आप ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए और उसकी कॉपी निकाल के आप सिम कार्ड के मतलब जो भी कंपनी का आप सिम कार्ड हो वहाँ ले जाके ऑफिस में दीजिए कि भाई ये लीजिए हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करा दिया, हमारे लिए हमें नया सिम कार्ड इशू कर दिया जाए। तो फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं नया सिम कार्ड मिल जाएगा और ऑनलाइन सूचना हो जाएगी। अच्छा, अब आगे एक और चीज़ कि आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, फिर क्या होगा, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद 154(2) में आपको एफआईआर की कॉपी जो भी थाने का भारसाधक अधिकारी होगा वो निःशुल्क देगा।
अगर मान लीजिए थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं है थाने पर, तो जो भी थाने का इंचार्ज होगा वो कहीं ना कहीं आपकी कंप्लेंट दर्ज करवाएगा और आपको फिर जो भी कंप्लेंट दर्ज करेगा उससे कहेगा कि भाई इनको एक कापी आप इनको उपलब्ध करा दीजिए ताकि भविष्य में इनके काम आए। आगे बढ़ते हैं हम ये कि अगर मान लीजिए आपका एफआईआर पुलिस पर जो मौजूद थाना अध्यक्ष है या कोतवाल है या एसएचओ है वो ना दर्ज करे, तब क्या करेंगे आप? तब आप जाएंगे, अगर कमिश्नरेट यानी पुलिस की जो कमिश्नरेट प्रणाली है, तो वहाँ जो भी सक्षम अधिकारी हो, एसीपी डीसीपी, आप उनके पास जाएंगे, आप बताएंगे कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, आप आदेशित कीजिए कि पुलिस हमारा मुकदमा दर्ज कर ले। और या फिर आप जाएंगे, अगर मान लीजिए कोई ज़िला वैसे ही है, कोई छोटा सा ज़िला है, तो उसमें पुलिस अधीक्षक बैठते हैं, 154 सीआरपीसी में प्रोविज़न है, आप उनके पास जाएंगे और उनसे बताएंगे कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, आप आदेश कीजिए कि आपका थानाध्यक्ष हमारा मुकदमा दर्ज कर ले, तो वो आदेश करेंगे, मुकदमा दर्ज होएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी ना दर्ज हो, तब आपके पास बचती है एक रेमेडी कि आप एक जाइए सिविल कोर्ट और वहाँ किसी वकील को संपर्क कीजिए कि साहब हमारा मुकदमा लिख नहीं गया है, तो अब आप मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रार्थना पत्र दे के हमारा मुकदमा दर्ज करवा दीजिए। तो आप वकील आपकी मदद इतना करेगा कि 156(3) में आपसे जो भी निर्धारित फीस वो कहेगा वो फीस आपसे लेगा, और 156(3) में प्रार्थना पत्र मजिस्ट्रेट के पास डालेगा कि भाई साहब इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, पुलिस वालों ने दर्ज नहीं किया, तो इनके साथ अन्याय हो रहा है और आप मुकदमा दर्ज करके इनके साथ न्याय के लिए कीजिए। तो मजिस्ट्रेट आदेश करेगा, आपके साथ आपका मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन अभी कभी कभी सुन रहे हैं कि मजिस्ट्रेट वगैरह भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कमिश्नरेट प्रणाली में है या बड़े ज़िले में है, तो वहाँ पे महानगर मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो आदेश करेंगे कि हाँ मुकदमा इनका दर्ज किया जाए। और फ्रेंड्स इसके बाद ये है कि अगर मान लीजिए आपका मुकदमा दर्ज हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं दर्ज होता है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और वहाँ पर मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हैं एडवोकेट रख के कि हाँ साहब हमारा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ है, तो आप रिट फाइल कर दीजिए हमारी हाई कोर्ट में, ताकि हमारा मुकदमा पुलिस दर्ज कर ले। तो आर्टिकल 266 में मैंडेमस की रिट जारी हो जाती है, उसमें पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश हो जाता है कि भाई इनकी एफआईआर दर्ज कीजिए, क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ ने कह ही दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होगी। फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप न स्वयं डॉक्टर बनिए न स्वयं वकील बनिए। हो सकता है बहुत सी चीज़ें मतलब कभी कभी लोग करते क्या है कि हो जाता है तो चलिए ठीक है, और अगर कुछ भी गलत हो गया या नहीं हुआ, जैसे आप कभी कभी सेल्फ ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा कि आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे ही स्थिति मुकदमे में भी होती है कि मान लीजिए आप लोग बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हम अपना मुकदमा खुद ही देख लेंगे, लेकिन अधिवक्ता चूँकि कहीं ना कहीं उसके लिए अधिग्रहित है, उसके पास विशेष जानकारी और योग्यता है, तो ये काम अगर आप उसको सौंपें तो ज़्यादा अच्छा है कि हो सकता है आपको मतलब जो न्याय है मिलना है वो काफ़ी आसान हो जाए या आपको न्याय सुलभता से मिल सके। तो आप इस प्रोसीजर को ज़रूर अपनाएं। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ, वो है कंप्लेंट। कंप्लेंट सीआरपीसी के सेक्शन 2D में परिभाषित है। कंप्लेंट का मतलब होता है कि कोई छोटा सा मामला है और उसका परिवाद दायर करना। तो परिवाद कभी कभी यह है कि 156(3) का भी आदेश जो मजिस्ट्रेट करता है, और मजिस्ट्रेट कभी कभी नहीं करते हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं, तो वो कंप्लेंट कर देते हैं ऐसे मामलों की। वैसे कंप्लेंट करना गलत है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, लेकिन वो ऐसा कर देते हैं। तो कंप्लेंट में भी वही प्रोसीजर है, और कंप्लेंट कुछ छोटे मामलों की होती है, जैसे मानहानि वगैरह का मामला है, तो इसमें दंड प्रक्रिया संहिता 199 में प्रक्रिया बताई गई है कि जो मानहानि का मामला है वो कंप्लेंट में ही देखा जाएगा, 190 सीआरपीसी में ही देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वो मतलब उसका और कोई प्रोसीजर नहीं है। और फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए इसमें कुछ और जानकारी चाहिए या आप कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या इसमें एडिशनल कुछ आप कुछ भी जानना चाहते हो तो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोस और भी देख सकें, ऐसे जानकारी वाले वीडियोस। तो फ्रेंड्स आप बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।